करेंगे कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप लोगों को नो हाउ है कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन के बारे में, हाउ टू स्टार्ट कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन। It depends upon whether you are sitting in outpatient department or you are in the ER or you are in the ward. It depends upon, ठीक है, कि आप कौन सी सेटिंग में बैठे हुए हैं कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन। क्योंकि पेशेंट आपका कहीं भी आ सकता है, ओपीडी में आ सकता है, वार्ड में हो सकता है, पेशेंट ईआर में हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच यू रिसीव पेशेंट, तो उस पर कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन डिपेंड करता है। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन में, उसमें क्या है, एक तो जनरल सर्वे है पेशेंट का। अगर पेशेंट ओपीडी में है तो बाहर से आ रहा है तो लुक पेशेंट की, क्या वो is he comfortable or is he having short of breath, or is he looking pale और या खुद ही आ रहा है वो, या उसको लाया जा रहा है, व्हील चेयर पे है, क्या है। तो डिपेंड्स अपॉन दी फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ पेशेंट के, किस तरह आ रहा है, क्या पेशेंट खुद ही चल के आ रहा है। तो आप ग्रीटिंग करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन क्या है, ठीक है। क्या पेशेंट पेन में है, क्या पेशेंट एंग्शियस है, तो ये सारी चीज़ें आपको दूर से ही देखनी चाहिए पेशेंट की, ठीक है। फिर ग्रीटिंग करना है, क्या पेशेंट बात कर सकता या नहीं कर सकता, क्या पेशेंट ओबीस है, इज पेशेंट हैविंग एडिमा, और क्या पेशेंट जो है वो थिन एंड लीन है बिल्कुल। ये आपको सारा आपको जनरल सर्वे में पता चलता है। फिर वेदर पेशेंट इज सिटिंग, वेदर पेशेंट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, और पेशेंट इज इन ईआर ऑन द बेड, डिपेंड्स। मगर ये कि आपको उसमें सब जो है जनरल सर्वे करना है पेशेंट का, ठीक है। ग्रीटिंग करनी है, उससे बात करनी है, तो उससे अंदाज़ा होता है आपको आगे की जो है एग्जामिनेशन आपको किस तरह से उसको आप फोकस्ड करनी है। फोकस्ड एग्जामिनेशन, पर्टिनेंट एग्जामिनेशन रिगार्डिंग कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन। तो बेसिक जो सब जो आप रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन करते हैं या एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं या सीएनएस, तो उसमें आपकी इंस्पेक्शन है, पैल्पेशन है, परकशन है, आस्कल्टेशन है। यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन में परकशन हैज गॉट वेरी लिमिटेड रोल, almost omitted है। We skip this part, percussion, but we have the other three: inspection, palpation and auscultation। इन तीनों पे आपको ज़्यादा जोर देना होता है, ठीक है। सो आपने देखा पेशेंट को बाहर से आते हुए, तो आपका है कि जनरल लुक आपको, या फिर ये कि आपने जाके देखा तो पेशेंट बेड साइड पे देख रहे हो, तो आप एक पेशेंट पे लुक, एक निगाह डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस पेशेंट की क्या कंडीशन है। क्या पेशेंट को पोलिस लगा हुआ है, पेशेंट को कैनुला लगा हुआ है, ये भी आपको एग्जामिन इंस्पेक्ट करना है। क्या पेशेंट को ऑक्सीजन लगी हुई है। सो दिस टेल्स दैट व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन एंड प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। क्या पेशेंट इंट्यूबेटेड है, उसकी जो है वो ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, क्या वो आपसे बात कर सकता है या नहीं कर सकता। सो इन दैट सेंस कि आपको आगे बढ़ना है, सही। तो कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन में भी आपको बाकी सारी चीज़ें देखनी है। आइदर यू स्टार्ट फ्रॉम द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और फ्रॉम द सिस्टमिक प्रीकार्डियम के एग्जामिनेशन से। तो अगर आप जनरल एग्जामिनेशन जो होता है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पर्टिनेंट टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो आपको टेम्परेचर भी लेना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कार्डियक कंडीशन जो टेम्परेचर हाई होता है। तो यू चेक द टेम्परेचर, यू चेक द पल्स, और फिर ये कि पल्स में डिफरेंट उसकी चीज़ें होती हैं, क्या क्या देखना होता है। यू लुक फॉर द स्किन
color, any abnormal finding on the skin, ये सारी आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है, ठीक है। फिर आगे चल के आपको प्री कार्डियम के एग्जामिनेशन पे जाना है। सो पल्स में आप क्या देख सकते हैं, ये सारी पल्सेस आपको चेक करनी है। सो हैंड शेक करें एंड देन स्टार्ट विद द रेडियल पल्स। रेडियल में आप क्या उनका अगेन मौजूद है या नहीं है, उसकी दोनों दोनों रेडियल को कंपेयर करना है कि रेडियो रेडियल डिले तो नहीं है, ठीक है। आपको फेमोरल भी चेक करना है एंड देन यू हैव टू चेक रेडियो फेमोरल डिले। रिदम का भी आपको पता चल जाएगा कि पल्स जो आपकी रेगुलरली रेगुलर है, रेगुलरली इरेगुलर है या रेगुलरली इरेगुलर है। तो इससे भी आप पल्स से पता चल सकता है और यू कैन डायग्नोस underlying rhythm by palpating pulse, by checking pulse. What is the volume of the pulse? Pulse का volume क्या है? Volume किस तरह से आप कर सकते हो चेक? Pulse volume आप अपनी pulse जो radial pulse से compare कर सकते हो। जो low volume pulses हैं, there are high volume pulse. तो high volume किस में मिल सकती हैं, low volume किस में मिल सकती हैं? There are various conditions which give rise high volume and low volume pulse. अगर patient को डिहाइड्रेशन है, हाइपोवोलीमिया है, किसी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक में है या किसी भी शॉक में है, तो पेशेंट जो है यू कैन गेट दिस लो वॉल्यूम पल्स। हाई वॉल्यूम पल्स किसमें, पेशेंट हार्ट फेलियर में है, यू कैन हैव हाई वॉल्यूम पल्स। इफ पेशेंट हैज गॉट वेरी वेरी पेजेट्स डिजीज, उसको आप थायरोटॉक्सिकोसिस है या फिर ये कि एनीमिया है या पेशेंट को एवी फिस्टुला है, all these conditions can give rise, या पेशेंट को CO2 narcosis, so all these conditions can give rise high volume pulse। तो पल्स पे आप बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हो कि हमें कहाँ जाना है, किस तरफ सोचना है। what is the character of the pulse? तो कैरेक्टर डिफरेंट कंडीशन में आपको डिफरेंट मिलता है, तो वो भी स्पेसिफिक होता है। अगर हाई वॉल्यूम पल्स है तो आपको एओर्टिक रिगर्जिटेशन की तरफ जहन जाना चाहिए और फिर एओर्टिक रिगर्जिटेशन के लिए आपको पल्सेस कौन सी चेक करनी है, वाटर हैमर पल्स ये। और आपको फेमोरल पे भी बहुत सारी, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एओर्टिक रिगर्जिटेशन की बहुत सारी फाइंडिंग्स होती है जो आपको फेमोरल आर्टरी परफेक्ट करते हुए भी मिल सकती है। सो वाटर हैमर पल्स आपको चेक करनी है यहाँ पे। सो दीज आर दी, अब आप साइमल्टेनियसली तो नहीं, मगर ये वन बाय वन आप रेडियल चेक कर लिया, रेडियो रेडियल डिले चेक कर लिया, रेडियो फेमोरल डिले चेक कर लिया, then you have to look at the carotid, brachial, popliteal, posterior tibial, dorsal spinalis। आपको कहीं पे भी ये जो पल्सेस मिल रही है यहाँ पे एब्डोमेन की, तो फेमोरल पे आप स्टेज भी रख सकते हैं, वहाँ पे ग्रूवी चेक कर सकते हैं, या आखिर में कर लें या पहले भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो ये आपने पल्सेस देख ली। पल्सेस के साथ आप, ये पेशेंट लेटा हुआ टेबल पे, तो इसकी और सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है फिजिकल एग्जामिनेशन शुरू करने से पहले, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू डू बिफोर डूइंग फिजिकल एग्जामिनेशन? एनीवन? पेशेंट का कंसेंट लेना ज़रूरी होता है कि पेशेंट से इजाज़त लेनी है, अपना आप को इंट्रोड्यूस करना है, एंड देन यू हैव टू कवर दी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं यहाँ से, इनको नी से लेकर आपको अप टू दी अम्बिलिकस पेशेंट को कवर करना है, एंड देन रेस्ट जो है आप उसको अनकवर कर सकते हैं। आस्क द पेशेंट दैट आई एम गोइंग टू डू दिस, ठीक है, अदरवाइज योर पेशेंट विल बी अनकंफर्टेबल। तो पेशेंट को कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं करना है। व्हाटएवर यू वांट टू डू, इन्फॉर्म प्रायर to the patient and make him mentally ready, okay। so आप यहाँ पे एब्डोमिनल जो है वो ये अच्छा,
अब आपने जैसे ही जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आपका ये ख़त्म हो गया, देन यू हैव टू आपके पेशेंट की जो है 45 की एंगल पे लेटा हुआ होना चाहिए, और इस पे आप फर्दर जो है अब प्रीकॉर्डियम के एग्जामिनेशन पे आएंगे आप। सही है, इस पर भी आपको पहले इंस्पेक्शन करनी है कि पेशेंट की जो है वेंस कोई डिस्टेंडेड तो नहीं है, कोई सर्जिकल मार्क्स तो नहीं है। आप पेपेक्स बीट भी यहाँ पे भी वो कर सकते, इंस्पेक्ट कर सकते हो, कोई ज़्यादा कहीं पल्सेशन तो नज़र नहीं आ रही। यू कैन हैव एब्डोमिनल पल्सेशन इन केस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म तो आपको मिल सकती है। यू कैन हैव हेड नोडिंग, जो साइन होती है एओर्टिक रिगर्जिटेशन की, उसमें हेड नोडिंग भी मिल सकती है। There are lot of things you can find in a patient with cardiovascular examination. अगर आप किसी को omit नहीं करें, whatever you see, you have to note and you have to make part of your physical examination. जैसे यहाँ पे स्कार नजर आ रहा है, कोई चेस्ट की डिफॉर्मिटी नजर आ रही है। चेस्ट की डिफॉर्मिटीज क्या होती है? पेक्टस एक्सकैवेटम बिल्कुल, और दूसरी पेक्टस एक्सकैरिनेटम। तो पिजन शेप जो होती है चेस्ट, वो आगे की तरफ निकली होती है, एक्सकैवेटम जो है वो अंदर की तरफ चली जाती है। यहाँ पे आपको एक बाउल की तरह नजर आता है डिप्रेशन। दिस इज इन पेक्टस एक्सकैवेटम। जो आगे की तरफ होती है दैट इज कैरिनेटम, पेक्टस कैरिनेटम, पिजन शेप चेस्ट। So these are all things you can find on the physical examination. आपको एडिमा यहाँ मिल सकती है, ठीक है, तो आप एडिमा को चेक कर सकते हैं, फिटिंग एडिमा है, नॉन फिटिंग है। इवन आप सेक्रम पे आपको एडिमा मिल सकती है। तो यहाँ पे आपने इंस्पेक्शन पूरी कर ली, एंड देन यू कैन मेक पेशेंट सिट एंड यू कैन एग्जामिन ऑन द ग्लूटियस। पीछे की तरफ है, वहाँ पे आप सेक्रम पे यू कैन प्रेस एंड make sure that what type of edema it is. So, उसके बाद आता है पैल्पेशन। पैल्पेशन में आपको क्या देखना है? पैल्पेशन में ये जेवीडी जो है डिस्टेंशन अगर आपको मिल रही है, तो आप यहाँ पे पेशेंट को 45 एंगल पे करके, और यहाँ पे आप फुट स्केल्स रख के आप मेजर कर सकते हैं वाटर की रेगुलर वेनस डिस्टेंशन कितनी है। मेजरमेंट आपको वैसे ही नज़र आनी चाहिए, आप मेजर कर सकते हैं। अगर ये केयर नहीं भी करते तो इट्स ओके, ठीक है। अगर बढ़ी हुई है इसका मतलब बढ़ी हुई है, तो कितनी बढ़ी हुई है इट डज नॉट मैटर, ठीक है। पेशेंट विद हार्ट फेलियर विद रेज जेवीडी, इट इज नेसेसरी दैट यू हैव टू डायूरिस द पेशेंट। अच्छा, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में और आपको क्या मिल सकता है? क्लबिंग के लिए आपको देखना है, आपको स्प्लेंटर हेमरेजेस, क्लबिंग बहुत सारी कंडीशन जो गिव राइज, क्लबिंग साइनेटिक हार्ट डिजीज हैं, CLD है, बहुत सारी जो है वो इवन आपकी फैमिलियल क्लबिंग भी मिल सकती है, ये सारी चीज़ें मिल सकती है। स्प्लेंटर हेमरेजेस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मिल सकते हैं। यू कैन हैव जैनवे लीजन जो आपके पामर सरफेसेस पे होते हैं अक्यूट रिमोटिक फीवर में। ऑसलर नोड्स मिल सकती हैं जो पल्प ऑफ द फिंगर्स में आप पैल्पेट करेंगे तो आपको मिलेंगे। तो these आर प्रेजेंट इन दी ऑसलर नोड्स, आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मिल सकते हैं। सही है। अच्छा, तो आपके इंस्पेक्शन है, उसके बाद पैल्पेशन है। तो पैल्पेशन में आप क्या क्या देखते हैं? पैल्पेशन में आपको एक तो ये कि चेस्ट को पैल्पेट करना है कि कहीं पे टेंडरनेस तो नहीं है, और दूसरा जो है आपको पैल्पेशन में आपको एपेक्स स्पीड भी चेक करनी है कि एपेक्स स्पीड कहाँ पे आपको मिल रही है, कैरेक्टर क्या है इसका, डिस्प्लेस्ड है नहीं है, और फिर ये है कि आपको यहाँ पे कोई मरमर तो नहीं मिल रहा, थ्रिल जो होती है और फील तो नहीं हो रही है। जैसे palpating मरमर जो ग्रेड 4 होते हैं थ्रिल के साथ,
या फिर ये कि आपको आरवी हीप भी यहाँ पे देखनी है, ठीक है। दिस कम्स इन पैल्पेशन। और जुगुलर वेनस डिस्टेंशन वैसे नहीं मिल रही है तो आपको हेपेटोजुगुलर रिफ्लक्स करके देखना होता है, यहाँ पे प्रेस करके देखना होता है कि ये जेवीडी ऊपर आ रही है नहीं आ रही। तो इन पैल्पेशन यू हैव टू लुक एट ऑल 4 एरियाज। ये एरियाज हैं आप जो आपकी सरफेस मार्किंग के हिसाब से कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ आपको नज़र आती है। अगर पैल्पेट करते हैं तो आपको कहाँ कहाँ क्या क्या मिल सकता है। सो दिस इज दी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स पल्स आपकी एपेक्स बीट यहाँ पे पैल्पेट होती है। देन लोअर एक्सटर्नल बॉर्डर पे आपको आरवी ही मिलेगी। सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे राइट पे आपको एओर्टिक एरिया मिलेगा। सेकेंड पे दिस इज दी pulmonary artery and pulmonary valve. So the second intercostal space, left side pulmonic area, right side aortic area. इसी तरह से फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड पे आपको ट्राइकस्पिड है और लेफ्ट साइड पे आपको माइट्रल वेल्व एरिया है। So these are the areas you can have findings of these valves on these areas. एपेक्स पे आपको यूजुअली मैट्रल वेल्व की चीजें सुनाई देती हैं एपेक्स पे। और मैट्रल पे आपका जो ट्राइकस्पिड है दैट इज ऑन द राइट एक्सटर्नल बॉर्डर। और फिर आपको आरवी हीव यहाँ पे आपको नजर आएगी। अगर आप रखेंगे हाथ अपने यहाँ पे लोअर एक्सटर्नल बॉर्डर पे यू कैन फाइंड आरवी हीव। लेकिन आपका जो है हमेशा 45 के एंगल पे है और शोल्डर हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। और ये एक्सरे में फिर आप अगर एक्सरे देखते हो तो यहाँ पे आपको एसपीसी मिलती है। यहाँ पे आपका इधर लेफ्ट एले बॉर्डर है, लेफ्ट एट्रियल अपेंडिक्स बनाता है। देन दिस इज द एलवी फ्री वॉल एंड दिस इज एपेक्स। यहाँ पे आरवी आती है। सो अब ये देखें लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पल्मोनरी area. This is the right second intercostal space aortic area. Here is the mitral artery apex fifth intercostal space below the nipple and tricuspid जो आपका लोअर एक्सटर्नल जो बॉर्डर है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस उसके सराउंडिंग में आपको ट्राइकस्पिड का जो है वो एरिया है। यहाँ पे टीआर का मर्मर मिल सकता है, ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस का मिल सकता है। इसी तरह से माइट्रल वेल्व का एपेक्स पे मिलता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो ऑस्कल्टेशन आप करते हैं उसमें आपके नॉर्मल हार्ट साउंड्स कौन से हैं? S1, S2। तो S1 और S2 जो है पहले S1 क्यों प्रोड्यूस होता है? S1 इज प्रोड्यूस ड्यू टू closure of mitral and tricuspid valve. S2 is produced due to closure of aortic and pulmonary valve. तो S1 जो है आपका that is starting of systole and systole continues till closure of aortic and pulmonary valve. तो यहाँ पे आपकी सिस्टली खत्म हो जाती है। S2 आता है, S2 के बाद फिर एक लंबा पाज आता है that is diastole, जिसमें आपके यहाँ पे ये वेल्व ओपन हो जाते हैं आर्टरल और ट्राइकस्पिड। हार्ट स्टार्ट्स फिलिंग इटसेल्फ जो आपके एलवी और आरवी। और फिर यहाँ पे जब फिल हो जाते हैं देन देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन एंड क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड हार्ट। तो नॉर्मल आपके हार्ट साउंड S1 S2। हेलो जी। हाँ हाँ हाँ। चलो हमारे का अच्छा। हाँ हाँ ओपीडी हाँ सही से। हाँ हाँ एनर्जी सैचुरेशन है वाइटल्स वगैरह तो मान सॉरी। अच्छा तो इसमें आप ये कि ये तो आपके नॉर्मल साउंड्स हैं S1 S2। और what are the other sounds you can find?
जिसको हम कहते हैं एडेड साउंड्स। ठीक है, तो एडेड साउंड्स आपके क्या मिल सकते हैं? ये आपका फर्स्ट साउंड है, ये सेकंड साउंड है। इसके अलावा जो भी है वो सारे एबनॉर्मल या एडेड साउंड मिल सकते हैं। अब कुछ होते हैं जिनको मर्मर कहते हैं, कुछ होते हैं जो एक्स्ट्रा साउंड्स कहते हैं। तो अगर किसी का लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, एलवी डायलेटेड है, और आपको अगर थर्ड साउंड मिल रहा है यहाँ पे एलवी फेलियर के साथ, ठीक है, तो ये मिलता है आपका डायस्टी में। थर्ड आर साउंड इज ड्यू टू रैपिड फिलिंग ऑफ दी एलवी। नॉर्मली तो आपको नहीं मिलेगा, मगर ये कि अगर आपको किसी को एलवी डाउन है और एलवी फेलियर है तो उसमें ज़्यादा ब्लड जाता है, वो प्रोड्यूस करता है साउंड दैट इज थर्ड आर साउंड। फोर्थ थर्ड साउंड जो है आपको मिलेगा ड्यूरिंग सिस्टली, फर्स्ट थर्ड साउंड के बाद मिलेगा, और वो होता है ड्यू टू contraction of atria against the um, against the stiff ventricles। ठीक है, तो बिल्कुल आपकी मिलेगा, आपको फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा, सेकंड हार्ट साउंड आएगा, देन आपका जो है एलबी फिलिंग होती है तो थर्ड हार्ट साउंड होता है। जस्ट बिफोर द फर्स्ट हार्ट साउंड आपको मिलेगा फोर्थ हार्ट साउंड, जो आइदर फोर्थ हार्ट साउंड इज ऑलवेज abnormal either because of लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या फिर एक्यूट एमआई, तो उसमें आपको फोर्थ थर्ड साउंड लगता है जस्ट बिफोर दी एस1 एट्रिया की कंट्रैक्शन अगेंस्ट द स्टिफ वेंट्रिकल। स्टिफ वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की वजह से भी हो सकता है, एक्यूट एमआई की वजह से। एओर्टिक स्टेनोसिस का सिस्टली में मिलेगा, शुरू होगा, बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, देन इंटेंसिटी फॉल डाउन। तो जिसको हम क्रेशेंडो डिक्रेशेंडो टाइप मर्मर कहते हैं। दिस इज एक्स्ट्रा साउंड जो आपको आस्कल्टेशन में मिलेगा इन कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एओर्टिक स्टेनोसिस का यहाँ पे आपको मर्मर मिलेगा, डायस्टली में कुछ नहीं मिलेगा, सिस्टली में। अगेन एमआर का जो मर्मर है वो भी सिस्टली में है, मगर ये कि उसका कैरेक्टर एक जैसा होगा, जैसे शुरू होगा फिर वैसे ही खत्म हो जाएगा, इंटेंसिटी कम ज्यादा नहीं होती। एओर्टिक रिगर्जिटेशन आपको डायस्टली में मिलेगा। इनिशियली जैसे डायस्टली स्टार्ट होगा इंटेंसिटी ज्यादा होगी, देन इट विल फेड्स डाउन, और इंटेंसिटी फिर आखिर में बिल्कुल खत्म हो जाती है। सो दिस इज दी एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मार्ग। माइट्रल स्टेनोसिस में क्या मिलेगा आपको? एस1 लाउड मिलेगा। लाउड एस1 इज ए टैपिंग एपेक्स बीट। एपेक्स बीट पे आप हाथ रखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके हार्ट जो फिंगर है उसको हार्ट आके टच कर रही है। सही है, और देन जो है गॉट पीडीए। पीडीए का मर्मर जो है आपका डायस्टली सिस्टली दोनों में मिलता है, एंड दिस इज कंटिन्यूअस टाइप मर्मर, जिसको मशीनरी मर्मर भी कहते हैं, पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस का, जो दोनों में आपको मिलता है। और ये है कि आप ज़ाहिर है ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह की आपको चीज़ें पिक होती हैं, अदरवाइज तो नहीं होती। ठीक है, और जब भी आप पेशेंट पे देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको मिलेगा। और कान आपके जो है ट्यून अप होते हैं, जब जितना ज़्यादा आप चीज़ों को करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे, पेशेंट देखेंगे, उतने कान ज़्यादा ट्यून अप होते हैं। सो इसकी एक मैक्लियोड्स की जो एग्जामिनेशन की आपको क्लिप भी होती है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। यू कैन हैव सीडी, जो उसमें कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन है, जो बहुत अच्छा है, चीज़ें सिखाई गई हैं उसमें, साउंड्स भी। और दैट्स इट। मेरे ख्याल में कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो पूछ लें, आई कैन एक्सप्लेन। या आपके लेवल से ज़्यादा हो गया है, वॉट एवर इट इज़।
कोई सवाल नहीं है, समझ में नहीं आया या आ गया? दिस वन। आपको यहाँ पे जो सेकंड रिब होती है, जो स्टर्नम से मिलती है, जैसे सेकंड रिब, फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, इसको कहते हैं एंगुला फ्लोरिस। और जो इंटरकॉस्टल स्पेस है वो नीचे वाली उसको रिब के साथ एसोसिएटेड होती है। दिस इज फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, दिस इज सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। तो आपको पहले रिब्स को काउंट करना है, एंड देन रिब्स के साथ आपको फिर दिस इज द राइट second intercostal space, this is the left, and this one is the fourth right, fourth left, here your fifth आपकी rib है, that is below nipple। इस तरह से आपको रिब्स काउंट करनी है। एंड देन और आपको इसके जो पैल्पेशन में एक चीज़ थी, वो थी आपके ट्रेकिया की पोजीशन भी आपको देखनी है कि ट्रेकिया शिफ्टेड तो नहीं। ठीक है, ओके।